हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक चीन के भौतिक विभाग से संबंधित है। हम चीन के भौतिक विभाग को अपने आगे के लेक्चर में विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले चीन के भौतिक विभागों के बारे में सामान्य जानकारी और चीन के बारे में सामान्य जानकारी आज हम इस टॉपिक में करेंगे, ताकि जब हम चीन के भौतिक विभागों के बारे में या चीन के धरातल या रिलीफ के बारे में जब हम बात करें तो हमें उनकी लोकेशन पहचानने में और उनसे संबंधित जो बेसिक बातें हैं उनसे रिलेटेड हमें समस्या ना आए। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा आप सबके लिए एक संदेश रहेगा कि हमें इस पृथ्वी पर वृक्षारोपण करने हैं। अपने आसपास आप वृक्षारोपण कीजिए, वृक्ष लगाइए, प्राकृतिक ऑक्सीजन का उपहार पाइए। हम सभी जानते हैं कि आज के इस कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है हमारे आजकल के अस्पतालों में। तो इस स्थिति से बचने के लिए कि हमें किसी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पर निर्भर ना रहना पड़े, हमें हमारी पृथ्वी पर वृक्ष लगाने चाहिए। अपने आसपास के एरिया में जहाँ कहीं भी आपको ऐसी अनुकूल परिस्थिति दिखे, कंडीशन दिखे, वहाँ आप वृक्ष लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है हमारी पृथ्वी के प्रति। तो उम्मीद है कि इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर हमने किए हैं वो आप लोगों ने सबने देखे होंगे, सुने होंगे। और आप जो है अपने घर पर सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहकर जो वीडियो लेक्चर हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा रहे हैं उनको आप पढ़िए, उनके द्वारा नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी जो है वो आप लगातार रखिए। तो आज हम चीन के भौतिक विभाग और चीन की सामान्य जानकारी के बारे में कुछ हम बात करेंगे। खास करके चीन के धरातल के बारे में ही आज का हमारा टॉपिक है कि चीन के धरातल की कौन-कौन सी विविधताएँ इसमें मौजूद हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट जो चीन का भौगोलिक अध्ययन है, चीन के भौगोलिक अध्ययन से रिलेटेड हमारा टॉपिक। चीन का भौगोलिक अध्ययन। तो विश्व राजनीति में अगर हम देखें तो चीन के नाम से मशहूर है और विश्व की प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में आज चीन विकसित हुआ है। 1949 से पहले तक चीन जो है एक बीमारू देश या यूँ कहें कि इकोनॉमिक दृष्टि से, पॉलिटिकल दृष्टि से कमज़ोर देश था। लेकिन 1949 के बाद साम्यवादी सरकार की स्थापना के पश्चात चीन ने जितनी तेज़ी से प्रगति की है, वो विश्व में अनुकरणीय है, एक एग्ज़ाम्पल है। और अ, 1949 के बाद ही चीन ने इन 50-60 सालों में इतनी प्रगति की है कि ये विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। चीन जो है वो एशिया महाद्वीप के, अगर हम चीन के लोकेशन को देखें तो चीन की लोकेशन जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में अवस्थित एक विशाल आकार का देश है, जो कि विश्व की राजनीति और विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चीन में साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था और साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था प्रचलित है। तो साम्यवाद को मानने वाला चीन जो है ना केवल विश्व के साम्यवादी देशों पर, बल्कि जो विश्व के लोकतांत्रिक देश हैं उन पर भी अपना प्रभाव भी रखता है और अपना प्रभुत्व भी रखता है। तो आज चाइना का जो प्रभाव यदि हम देखें तो प्रभाव अमेरिका तक भी है और जो साम्यवादी देश उसके आस-पास नज़दीक में हैं उन सब पर उसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। चीन के हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में यदि हम बात करें तो चीन का अक्षांशीय विस्तार 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 53 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चीन का अक्षांशीय विस्तार है। और इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 134 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच इसका देशांतरीय विस्तार है। चीन का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 95,97,000 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चीन जो है वो रूस और कनाडा के बाद विश्व का तीसरा बड़ा देश है। तो ये तो चीन के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से संबंधित कुछ बातें हुई और उसकी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कुछ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन की सीमाओं के बारे में। तो चीन के उत्तर में मंगोलिया और रूस जो है वो उसकी सीमाएँ बनाते हैं। मंगोलिया एक अलग कंट्री है लेकिन चीन उस पर अपना अधिकार मानता है। तो चीन के उत्तर में मंगोलिया और रूस उसकी सीमाएँ बनाते हैं। आप इस मैप में भी देखिए, ये उत्तर में मंगोलिया है और उसके ऊपर मौजूद है ये उत्तरी सीमा जो है ये चीन की रूस के साथ, साइबेरिया रूस, इस तरफ साइबेरिया रूस है, रूस के साथ इसकी सीमा लगती है। उत्तर पूर्व में अगर देखें तो उत्तर पूर्व में ये नॉर्थ कोरिया इसके साथ अपनी सीमा बनाता है। नॉर्थ कोरिया की सीमा उत्तर पूर्व में चीन के साथ लगती है। इसके पूर्व में ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। पूर्व में ये जो भाग है ये सारा का सारा प्रशांत महासागर का भाग है, तो पूर्वी भाग इसका प्रशांत महासागर के साथ जलीय सीमा बनाता है। पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी सीमा पर इसके पश्चिमी सीमा पर कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान,
और छोटी-सी जो है सीमा वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। तो इसके पश्चिम में कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान ये प्रमुख देश हैं जो इसकी सीमाओं के साथ लगते हैं और पाकिस्तान और भारत। दक्षिण-पश्चिम में पाकिस्तान, भारत और भूटान, नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है। दक्षिण में भूटान और नेपाल के साथ आप ये देखिए, ये भूटान है तो दक्षिण में इसकी सीमा भूटान के साथ है और यहाँ दक्षिण में इसकी सीमा नेपाल के साथ है और उत्तर-पश्चिम में अगर बात करें तो ये भारत की सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम में ये सीमा लगाता है और साथ में पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा बनती है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में यदि हम देखें तो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में मलेशिया प्रायद्वीप के जो देश हैं, जिनमें कि यहाँ ये देखिए म्यांमार के साथ इसकी सीमा ये म्यांमार के साथ इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद छोटी-सी सीमा इसकी लाओस के साथ भी लगती है और उसके बाद वियतनाम के साथ इसकी सीमा लगती है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के यानी मलेशिया और प्रायद्वीप के जो देश हैं उन इन 3 देशों के साथ इसकी सीमाएँ लगती है। चीन का क्या है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को लेकर अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण विवाद चलता ही रहता है। आप इस मैप में भी देख सकते हो। इस मैप में आप जो ये देख रहे हैं भारत का ये जो पार्ट देख रहे हो जो व्हाइट में दिखाया गया चीन ने इस पर अपना जो है ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा कर रखा है। इसी तरह से जो इसके दक्षिण में मौजूद ये हांगकांग है, हांगकांग को भी ये अपनी ही भूमिका या अपना ही एक देश मानता है। जबकि हांगकांग को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अलग कंट्री के रूप में मान्यता भी दी हुई है। इसी तरह से मंगोलिया पर भी ये अपना अधिकार मानता है और यहाँ तक कि ये जो ताइवान है, इस ताइवान पर भी अपना अधिकार मानता है। तो ताइवान के चलते इसकी जापान के साथ या अन्य जो देश हैं प्रशांत महासागरीय देश उनके साथ इनकी इस चीन की अनबन चलती ही रहती है। तो ये चीन की सीमाएँ हुई। तो चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा देश है। इसके पूर्व में अगर हम देखें तो देखिए ये पूर्वी चाइना सी है, तो पूर्वी चीन सागर इसकी सीमाएँ बनाता है और दक्षिण में ये जो पार्ट है ये साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण में इसका ये साउथ चाइना सी और उत्तर में ये जो पार्ट है ये जापान सागर है। उत्तर का ये पार्ट ये जापान सागर के नाम से जाना जाता है और ये जो पार्ट है ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन के उचावच या रिलीफ के बारे में, धरातल के बारे में। तो चीन का धरातल जो है इसकी क्षेत्रफलीय दृष्टिकोण की दृष्टि से विविधता युक्त धरातल है। धरातलीय दृष्टिकोण से चीन का पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग जो वो पर्वतीय और पहाड़ी और पठारी भाग है। तो मध्यवर्ती भाग, पश्चिमी भाग और जो है वो पर्वतीय, पहाड़ी और पठारी भाग है जिसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर से ज़्यादा है। इन पर्वतीय और पहाड़ी भागों के बीच-बीच में पठारी भागों और पर्वतीय पहाड़ी भागों के बीच-बीच में बेसिन्स, नदी बेसिन्स मिलते हैं और कुछ मरुस्थलीय निम्न भूमियाँ भी पाई जाती हैं। इसका जो पूर्वी भाग है वो ढालू है यानी ढालू और समतल रिवर वैली के रूप में बना है, नदी घाटियों के रूप में बना है जिसकी समुद्र तल से जो औसत ऊँचाई है वो 200 से 300 मीटर के आसपास है। चीन के धरातल को अगर हम देखें तो चीन का धरातल का 20% भाग जो है वो पर्वतीय है। 65% भाग जो है वो पठारी भाग है और 15% भाग जो वो मैदानी और डेल्टाई भूमि के रूप में चीन का धरातल है। चीन के धरातल का 65% भाग जो है वो 1000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग है यानी उसमें पहाड़ियां और पठार और पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। उचावचीय दृष्टिकोण से चीन को हम 3 मुख्य भागों में 3 धरातलीय भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेश, तो पहला पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेश है, दूसरा पठार और बेसिन्स है, कुछ नदी बेसिन्स इनके बीच में पाई जाती है और तीसरा है मैदान या डेल्टाई, मैदान और डेल्टाई। तो ये देखिए चीन के उचावच के बारे में, धरातल के बारे में है। आप ये जो इसमें जो एलिवेशन में आप देखिए इसकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स में आप देखिए कि ये जो तिब्बत पठार का ये जो एरिया तिब्बत पठार और कुनलुन पहाड़ी का जो एरिया आप सबसे दक्षिण में ये देख रहे हो जहाँ से मैं ये रेड लाइन बना रहा हूँ। ये जो पार्ट है ये चीन में 4000 मीटर से ज़्यादा ऊँचा भाग है। तिब्बत पठार तिब्बत को भी चीन अपना ही हिस्सा मानता है। तो तिब्बत पठार और कुनलुन पहाड़ी का जो एरिया है ये 4000 मीटर से ज़्यादा ऊँचा है। इससे ऊपर लगा हुआ जो ये येलो कलर में आप देख रहे हो जिसमें थियान शान पर्वत है और कुछ कुनलुन पहाड़ियाँ भी है, अल्टाई शान जो ऊपर की ओर अल्टाइन शान पर्वत जो है ये मौजूद है, ठीक है? ये जो येलो कलर में आप जो देख रहे हो चीन के मध्यवर्ती भाग में और चीन के पश्चिमी भाग में येलो कलर वाला भाग 1000 से लेकर 4000 मीटर के बीच में की ऊँचाई रखता है। और उससे उत्तर का ये जो भाग है जिसमें पश्चिम की ओर ये अल्टाई शान पर्वत श्रेणी आ गई और तारिम बेसिन और तकलामकान डेजर्ट, ये तारिम बेसिन और तकलामकान डेजर्ट का पार्ट आ गया। यहीं पर मौजूद है इसी अल्टाई पर्वत के दक्षिण में मौजूद है जुंगेरियन बेसिन, ये जुंगेरियन बेसिन का पार्ट आ गया और ये मध्यवर्ती चीन का उत्तरी मध्यवर्ती चीन का जो ये पार्ट है ये सारा पार्ट आ गया और जो उत्तर पूर्व की ओर अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व का ये जो पार्ट है गोबी डेजर्ट का मंगोलिया आंतरिक मंगोलिया का भाग जिसको गोबी डेजर्ट और लोएस पठार के नाम से जाना जाता है।
जाता है वो आ गया। और दक्षिण की ओर अगर हम बात करें दक्षिण चीन में, तो यूनान पठार का ये दक्षिणी भाग, ये यूनान प्लेटू आ गया, यूनान प्लेटू का ये दक्षिणी भाग, और ये जो यहाँ सिचुआन बेसिन है, सिचुआन बेसिन का ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये है 500 से 1000 मीटर ऊंचा। ये पठारी और मरुस्थली या बेसिन आकृति से घिरा हुआ भाग है, यहाँ नदियों की बेसिन से पाए जाते हैं। और चीन का ये जो पूर्वी भाग है, इससे लगता है ये जो पूर्वी भाग है, इसकी जो ऊंचाई है ये 500 मीटर से कम है। तो ये जो आप बादामी से कलर में देख रहे हो, ये बादामी से कलर का जो पार्ट है, ये सारा का सारा 200 से 500 मीटर की ऊंचाई वाला पार्ट है। और ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो, ये चीन के मैदान है, ऊपर की ओर ये मंचूरिया का मैदान है, और ये नॉर्थ चाइना मैदान, ये नॉर्थ चाइना का मैदान है। इससे दक्षिण की ओर का ये जो पार्ट है, ये यांग टीसी या चांग जियांग मैदान है। और इससे दक्षिण की ओर ये जो मैदान देख रहे हो, ये सीकियांग नदी का मैदान है। तो ये जो चीन के मैदानी भाग है, उत्तर की ओर मंचूरियन मैदान, और उससे दक्षिण की ओर नॉर्थ चाइना का मैदान, उससे दक्षिण की ओर चांगजियांग का मैदान, और उससे दक्षिण की ओर चांगजियांग या यांगटीसी मैदान, और उससे दक्षिण की ओर सीकियांग नदी का मैदान। ये जो पार्ट है, ये 200 मीटर तक, 200 से 300 मीटर तक ऊंचाई वाले पार्ट हैं। तो ये चीन के धरातल की ऊंचाई के बारे में बात होगी। तो चीन का जो मोस्टली धरातल है, 65% धरातल जो है वो 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचा भाग है। चलिए, हमने बात की थी कि चीन में जो है वो 3 तरह के धरातल मेनली हैं। एक तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा जो है वो पठार और बेसिन है, और तीसरा जो है वो मैदानी भूमि है। तो अब हम बात करते हैं पहले चीन के माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स रेंज, पर्वतीय जो श्रेणियां चीन में मौजूद है, उनके बारे में बात करते हैं। तो माउंटेन्स रेंज में चीन में जो पर्वत श्रेणियां हैं, 2 क्रम की पर्वत श्रेणियां मेनली यहाँ पर पाई जाती है। एक तो टर्शरी क्रम के पर्वत, जिनका निर्माण अल्पाइन पर्वतीयकरण युग के दौरान, यानी हिमालय पर्वतीयकरण युग के दौरान ही हुआ था। और इनमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां मेन है? हिमालय है। आप देखिए, ये साउथ में चीन की इस मैप में अगर आप देखें, तो चीन के दक्षिण में नेपाल और तिब्बत की सीमा के साथ जो ये है ग्रेटर हिमालय, तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय का पार्ट जो है वो चीन में मौजूद है। तो ये जो पार्ट है, ये महान हिमालय का पार्ट मौजूद है चीन के दक्षिणी भाग में, खास करके तिब्बत के पार्ट में। तिब्बत वाला जो भाग है वो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय वाला भाग है। कराकोरम पर्वत श्रेणी भी इसके ऊपर आप देखिए, ये कराकोरम पर्वत श्रेणी है। ये कराकोरम पर्वत श्रेणी भी तिब्बत के पश्चिमी भाग में मौजूद है। तो चूंकि तिब्बत को चीन अपना ही पार्ट मानता है, तो कराकोरम पर्वत श्रेणी का थोड़ा सा पार्ट भी चीन में मौजूद है। इससे उत्तर की ओर देखिए, ये भी हिमालय पर्वत का ही पार्ट है, जो कि कुनलून पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो कुनलून पर्वत श्रेणी हिमालय की जो उत्तरी शाखा है, वो भी चीन में, ये चीन में मौजूद है, यानी तिब्बत पठार के उत्तर में, और चीन में ये मौजूद है। इस कुनलून पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग, यहाँ पर ये जो पर्वत श्रेणी है एक आर्क के रूप में अलग होती है, और अल्टाई टाग पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इससे पूर्व की ओर नानशान पर्वत श्रेणी, ये भी इसी कुनलून पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। नानशान पर्वत श्रेणी के नाम से ये जाना जाता है। तो और इससे दक्षिण की ओर, इसी कुनलून पर्वत श्रेणी का दक्षिणी जो भाग है, ये क्यूलिंग माउंटेन्स या फिर सिंगलिंगशान या नानशान पर्वत श्रेणी जो है के नाम से पुकारा जाता है। तो ये चीन के हिमालयी पर्वत, टर्शरी पर्वतीकरण के भाग है, जो मैंने रेड में भी आपको बताए हैं, जिनमें महान हिमालय का पार्ट आ गया, इसके अलावा कराकोरम माउंटेन्स आ गए, कुनलून माउंटेन्स आ गए, अल्टाई टाग, नानशान और क्विलिंग या क्वीन माउंटेन्स भी इनको कहा जाता है साउथ में, यानी दक्षिणी, इसका मतलब होता है दक्षिणी पर्वत। तो ये हिमालय या टर्शरी युग के पर्वत है। उसके बाद वारिस्कन पर्वत, हर्सिनियन पर्वतीकरण का जो एरा आया था, उस हर्सिनियन पर्वतीकरण एरा में इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो कुछ, यानी हिमालय से भी प्राचीन पर्वत जो हैं, अल्पाइन पर्वतीकरण से पहला जो पर्वतीकरण युग था वो हर्सिनियन पर्वतीकरण था। और उस समय यहाँ जो पर्वतों का निर्माण हुआ, उन पर्वतों में त्यान शान, आप ये देखिए, इसी के कुनलून पर्वत श्रेणी के ऊपर मौजूद है ये त्यान शान पर्वत, जो पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। तो ये त्यान शान पर्वत इसी वारिस्कन पर्वतों का ही में ही बना था। दूसरा है अल्टाई शान पर्वत, इससे ऊपर आप देखिए जुंगेरियन बेसिन है। जुंगेरियन बेसिन के जस्ट उत्तर की ओर मौजूद है ये, कजाकिस्तान, चीन और की सीमा पर, मंगोलिया की सीमा पर ये मौजूद है अल्टाई माउंटेन्स। और इसी अल्टाई माउंटेन्स का पूर्वी भाग जो है वो यहाँ मौजूद है। आप देखिए श्यान पर्वत और याबा लोनोवी पर्वत। तो ये चीन, मंगोलिया और रसिया की सीमा पर मौजूद है सयान पर्वत और याबालोनोवी पर्वत। इसी के दक्षिण में मौजूद है खंगोई पर्वत। ये खंगोई पर्वत, ये भी हर्सिनियन पर्वतीकरण के दौरान ही इनका निर्माण हुआ था। और
उसके पूर्व में मौजूद है, ये है ग्रेट खिंगन पर्वत। तो ये जो ग्रेट खिंगन पर्वत है, ये पूरा का पूरा आप एरिया जो देख रहे हो, ये ग्रेट खिंगन पर्वत का एरिया है, जो कि चीन आंतरिक मंगोलिया, चीन के आंतरिक मंगोलिया वाले पार्ट में, और इसके बाद ये रसिया के साथ इसकी सीमा लगती है, रशिया में आगे चला जाता है और वहाँ स्टेनलोई पर्वत के नाम से ये जाना जाता है। तो चीन में खिंगन पर्वत और इसका जो ये पूर्वी पार्ट आप देख रहे हो छोटा सा, ये कहलाता है लिटिल खिंगन माउंटेन्स। तो ये हैं चीन के पर्वत श्रेणियां। इसे दक्षिण की ओर एक और पर्वत श्रेणी मौजूद है, चीन के जो सीकियांग मैदान है, चीन के सीकियांग मैदान के ऊपर जस्ट उत्तर में मौजूद है एक और पर्वत श्रेणी जिसका नाम है नानलिंग पर्वत श्रेणी। तो ये है चीन के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र। तो चीन में दो क्रमों के पर्वत श्रेणियां मौजूद हैं, एक तो टर्शरी क्रम के पर्वत और दूसरे वारिस्कन क्रम के या हर्षियन क्रम के पर्वत। तो ये मैप में आपको अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पर्वत जो हैं वो चीन में मौजूद हैं। ये चीन की माउंटेन्स एक और आप मैप में इसमें देखिए, चीन ने अपने जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स को ड्रैगन की शेप में दिखाया है। तो इसमें अगर हम सबसे ऊपर अ, ये जो भाग है, यहाँ अल्टाई शान पर्वत श्रेणी मौजूद है, जो कि अ, कजाकिस्तान और इसके मंगोलिया और चीन की सीमा पर मौजूद है। इससे दक्षिण की ओर अगर आप देखो तो ये है थियान शान पर्वत श्रेणी। ये वारिस्कन एज के पर्वत हैं। थियान शान पर्वत श्रेणी ये आप देख रहे हो, थियान शान पर्वत श्रेणी। और उससे दक्षिण की ओर ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है। तो इसकी दो शाखाएं मैंने आपको बताई थी कि दो शाखाएं हो जाती हैं, ऊपर की ओर ये चली जाती है, तो ये कहलाती है अल्टाई टाग पर्वत श्रेणी। और इसका जो पूर्वी भाग है ये कहलाता है क्यूलिन माउंटेन्स, और इसका जो दक्षिणी भाग है ये कुनलुन पर्वत श्रेणी कहलाता है। और इससे आगे जाकर ये बायान हार माउंटेन्स के नाम से, ये देखिए ये बायान हार माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। और इससे आगे का पूर्व का जो पार्ट है ये इससे आगे जो आप जा रहे हो क्यूलिंग क्यूलिंग पर्वत के नाम से जो जा रहा है, इसको बोलते हैं शानदान पर्वत श्रेणी, नानशान पर्वत श्रेणी, सॉरी, नानशान पर्वत श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है। और इसके दक्षिण की ओर ये हैंगडाउन माउंटेन्स हैं, ये हैंगडाउन माउंटेन्स। और नानलिंग पर्वत श्रेणी इसके पूर्व की ओर हैंगडाउन माउंटेन्स, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई ये पर्वत श्रेणी है जो आप देख रहे हो, हैंगडाउन माउंटेन्स कहलाती है। और इसके पूर्व की ओर ये नानलिंग पर्वत श्रेणी है, और दक्षिण की ओर तिब्बत पठार के दक्षिण की ओर ये मौजूद है ग्रेट हिमालय और कराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ये चीन की प्रमुख पर्वत श्रेणियां मौजूद है। और उत्तर की ओर ये जो आप देख रहे हो ये है ग्रेट खिंगन पर्वत। तो ग्रेट खिंगन पर्वत जो है ये इसके सबसे उत्तरी पार्ट में मौजूद है। तो ये चीन की पर्वत श्रेणियां हैं। चलिए, ये एक और मैप में आपको चीन की इन पर्वत श्रेणियों की लोकेशन और बताई गई है, ताकि और अच्छे से हम इसको समझ पाए इनकी लोकेशन को। सबसे ऊपर जो मैंने आपको बताया था ये अल्टाई शान पर्वत श्रेणी है, इसी के दक्षिण में मौजूद है यहाँ जुंगेरियन बेसिन। और उसके दक्षिण की ओर ये जो पर्वत श्रेणी आप देख रहे हो थियन शान पर्वत श्रेणी है। थियन शान पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मौजूद है तारिम बेसिन, और यहीं पर मौजूद है तकला मकान मरुस्थल। तो तकला मकान डेजर्ट जो है वो कहाँ है, तारिम बेसिन में मौजूद है, तकला मकान मरुस्थल। तो ये इस तकला मकान मरुस्थल में चाइना ने क्या है कि ग्रीन वॉल बनाई है, यानी पेड़ लगाकर ग्रीन वॉल बनाई है। और इस तकला मकान मरुस्थल में पूर्व से पश्चिम की ओर एक सबसे बड़ा मरुस्थलीय हाईवे का निर्माण भी किया है। तो उसी के दक्षिण में आप देखिए तकला मकान मरुस्थल और तारिम बेसिन के दक्षिण में ये है कुनलुन पर्वत श्रेणी। तो कुनलुन पर्वत श्रेणी का जो ये पश्चिमी पार्ट है कुनलुन कहलाता है, और मध्यवर्ती भाग जो है इसको यहाँ अल्टाई टाग के नाम से पुकारा जाता है। और इसका पूर्वी जो भाग है ये कहलाता है क्विलिंग क्विलिन पर्वत श्रेणी। और उसके दक्षिण में ये क्विलिंग पर्वत श्रेणी, यानी जिसको कि नानशान पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। तो ये नानशान माउंटेन्स है, तो नानशान माउंटेन्स इसके दक्षिण में मौजूद है। और ये हैंगडुआन पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण दिशा में, मैंने आपको बताया उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई हैंगडुआन पर्वत श्रेणी है, जो कि यूनान पठार के एरिया में फैली हुई है। और इससे पूर्व की ओर मौजूद है ये नानलिंग माउंटेन्स, जो कि सिकियांग बेसिन जो है, सिकियांग बेसिन के पूर्व की उत्तर की ओर और पूर्व की ओर फैले हुए हैं। दक्षिण में ये ग्रेट हिमालयन रेंज है, ये आप देखिए दक्षिण में ये ग्रेट हिमालयन रेंज। तो माउंट एवरेस्ट यहीं पर मौजूद है, चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद है जो माउंट एवरेस्ट। और इससे पूर्व में मौजूद है ये कराकोरम पर्वत श्रेणी। और इससे पूर्व में ये पामीर नोट है, पामीर की गांठ जिसको हम बोलते हैं। तो इस पामीर गांठ से ये सभी पर्वत श्रेणियां निकलती है, कराकोरम निकलती है, कुनलुन निकलती है, और उससे ऊपर ये थियानशान पर्वत श्रेणी निकलती है। तो ये सभी की सभी पर्वत श्रेणियां, यानी
चार मेन ब्रांच निकल रही है ग्रेट हिमालय की, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी की, फिर उसके बाद कुनलुन पर्वत श्रेणी की और उससे ऊपर तियान शान पर्वत श्रेणी की। ये चार जो ब्रांच है ये निकल रही है पूर्व से पश्चिम दिशा में चाइना में फैली हुई है। चलिए, तो ये हुए चीन के पर्वतीय नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन के पठार और बेसिन्स। तो चीन के पठार और पठार, तो तिब्बत प्लेटू जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये आप देखिए ये पूरा का पूरा कुनलुन माउंटेन्स और हिमालय माउंटेन्स के बीच का, और पश्चिम में इसके काराकोरम पर्वत श्रेणी, दक्षिण में इसकी हिमालयन पर्वत श्रेणी और उत्तर में इसके कुनलुन पर्वत श्रेणी, ये जो पार्ट है, और ये कहलाता है तिब्बत पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। इसके बाद बाद अगला देखिए सेदाम बेसिन। तो ये सेदाम बेसिन देखिए आप, सेदाम बेसिन नेक्स्ट है जो ये पार्ट है ये कहलाता है सेदाम बेसिन का। तिब्बत पठार के पूर्व की ओर ये जो भाग है, आगे हम इसके डायग्राम में इसको देखेंगे, पूर्व की ओर का ये जो पार्ट है ये कहलाता है सेदाम बेसिन। इसके ऊपर यानी उत्तर की ओर ये कुनलुन पर्वत श्रेणी है और इसके पूर्व की ओर तिब्बत पठार है, तो ये कुनलुन पर्वत श्रेणी और इसके बीच में ये पार्ट जो है सेदाम बेसिन कहलाता है। उसके बाद है तारिम बेसिन और तकला मकान मरुस्थल। ये देखिए कुनलुन पर्वत श्रेणी और तियान शान पर्वत श्रेणी के बीच में ये मौजूद है, ये जो है ये है तारिम बेसिन और इसी का एक पार्ट कहलाता है तकला मकान मरुस्थल। इससे उत्तर में है जुंगेरियन बेसिन। जुंगेरियन बेसिन तियान शान पर्वत और अल्टाई शान पर्वत जो है उसके बीच का ये जो पार्ट है ये कहलाता है जुंगेरियन बेसिन। और उसके बाद है मंगोलिया पठार एवं गोबी। जुंगेरियन बेसिन के पूर्व की ओर का ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है मंगोलियन प्लेटू। ये मंगोलिया है, मंगोलिया का पार्ट ये मंगोलिया पठार कहलाता है। और ये जो पार्ट है ये कहलाता है गोबी मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल का पार्ट है और गोबी मरुस्थल का दक्षिणी भाग जो है वो कहलाता है लोएस प्लेटू, लोएस पठार। तो ये गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया पठार का दक्षिणी भाग, आंतरिक मंगोलिया का भाग गोबी मरुस्थल, और उसके दक्षिण में ये देखिए आप ये लोएस पठार का पार्ट है। तो ये लोएस पठार है। और चीन के सबसे दक्षिण पार्ट में ये मौजूद है यूनान पठार। तो ये यूनान पठार का भाग है। तो ये चीन के कुछ पठार और बेसिन्स हैं। नेक्स्ट ये देखिए आप, इस मैप में भी आपको ये दिखाया गया है, ये जुंगेरियन बेसिन, अल्टाई माउंटेन्स उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर थियानशान माउंटेन्स, उनके बीच में ये जुंगेरियन बेसिन, और उसी के दक्षिण में ये है तारिम बेसिन, कुनलुन पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर थियानशान पर्वत श्रेणी, और बीच में ये मौजूद है तारिम बेसिन और उसी का एक पार्ट है तकला मकान मरुस्थल। उसके दक्षिण में आप देखिए ये है सेदाम बेसिन। तो सेदाम बेसिन जो है ये उत्तर में इसके ये कुनलुन शान पर्वत है और दक्षिण में इसके जो है ये तिब्बत प्लेटू का पार्ट है। तो ये सेदाम बेसिन है। और इस सेदाम बेसिन के पूर्व में गोबी मरुस्थल का दक्षिणी भाग ये कहलाता है लोएस पठार। यहीं से होकर चीन की महत्वपूर्ण नदी येलो नदी जो है वो येलो रिवर यहीं से होकर प्रवाहित होती है, और इसके ऊपर का ये पूरा का पूरा पार्ट गोबी मरुस्थल का भाग है। और येलो कलर में आप दक्षिण में आप देख रहे हो ये है यूनान पठार। तो ये यूनान पठार दक्षिण का ये पार्ट ये यूनान पठार कहलाता है। तो ये चीन के कुछ पठार और बेसिन्स थे। नेक्स्ट ये देखिए आप सेदाम बेसिन का एक व्यू देखिए आप। सेदाम बेसिन का के व्यू का जब मार्स के व्यू से उसको कंपेयर किया गया तो बहुत कुछ सिमिलरिटी उसमें मिली। अब देखिए दूसरे इस पिक्चर में आप देखिए ये सेदाम बेसिन के व्यू हैं और ये मार्स में मिलने वाला रिलीफ का व्यू है। ये देखिए सेदाम सेकंड बी में देखिए सेदाम बेसिन का व्यू है, ये 300 मीटर से लिया गया, और ये जो है मार्स में 500 मीटर ऊंचाई से लिया गया ये व्यू देखिए सेम मैच कर रहा है। उसी तरह से देखिए सी पिक्चर में आप ये देखिए इसको, और ये मार्स की पिक्चर देखिए मैच कर रही है। और उसके बाद डी देखिए ये सेदाम बेसिन का ये पार्ट और ये मार्स का पार्ट। तो सेदाम बेसिन जो है उसका धरातलीय व्यू जो है वो मार्स से मंगल ग्रह से मैच करता है। उसके बाद ये लोएस प्लेटू और गोबी डेजर्ट, आप ये व्यू ये गोबी मरुस्थल का पार्ट आ गया सारा का सारा, उसके दक्षिण का पार्ट ये आ गया लोएस प्लेटू का ये पूरा का पूरा। ये जो आप ब्लैक कलर में इसकी बाउंड्री देख रहे हो ये लोएस प्लेटू, और ऊपर का ये पूरा का पूरा पार्ट गोबी डेजर्ट है। और इसी में से देखिए आप ये येलो रिवर जो है ये प्रवाहित होती हुई आप ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये येलो रिवर इसी लोएस पठार से होकर प्रवाहित होती है, और फिर उसके बाद ये जाकर बीजिंग के पास जाकर आगे प्रशांत महासागर में दक्षिण यानी चीन सागर में पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। ये और देखिए आप ये एक व्यू में येलो रिवर का दिखाया गया है कि ये इस गोबी मरुस्थल और जो लोएस पठार है उसमें से होकर ये प्रवाहित हो रही है। ये आप जो देख रहे हो ये येलो रिवर का व्यू है, सैटेलाइट से लिया गया इमेज है ये। तो सैटेलाइट इमेज से ये येलो रिवर दिखाई गई।
ये इस लोएस पठार पर मौजूद वायु द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियों की दृश्य आप देखिए कि किस प्रकार से पवनों ने यहाँ पर यहाँ की चट्टानी संरचना को, यहाँ की चट्टानों को अपरदित करके, इरोड करके किस प्रकार से लैंडफॉर्म जो है यहाँ पर बनाए हैं। और ये आप लोएस पठार में मरुस्थल का आप एक व्यू देख सकते हैं। ये लोएस पठार में मरुस्थल का, और ये ओसिस है, यानी नखली स्थान। इस लोएस मरुस्थल में मिलने वाले, गोबिया मरुस्थल में मिलने वाला एक नखली स्थान है, ओसिस है। ये तारिम बेसिन आप ऊपर देखिए, इसमें त्यान शान पर्वत श्रेणी, ये पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी जो आप देख रहे हो, ये त्यान शान पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण में ये कुनलुन माउंटेन्स है, और उसके बीच में मौजूद है तारिम नदी का ये बेसिन। तो तारिम बेसिन का ही एक पार्ट तकली मकान या तकला मकान डेजर्ट कहलाता है। इसके व्यू अभी हम आगे और देखेंगे कि इसमें चाइना ने जो है विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय सड़क का निर्माण किया है, और ग्रीन बाउंड्री या ग्रीन वॉल का निर्माण किया है इसी तकला मकान। ये आप देखिए, इस गोबी डेज़र्ट और तकला मकान डेज़र्ट का दिखाया गया है इस मैप में। तो ये तकला मकान डेज़र्ट है, तारिम बेसिन का पार्ट, और ये गोबी डेज़र्ट का पार्ट है। तो ये ऊपर गोबी डेज़र्ट, और इसी के दक्षिण में यहाँ पर मौजूद है लोएस पठार। इसी गोबी डेज़र्ट के दक्षिण में यहाँ पर मौजूद है लोएस पठार। ये देखिए इस सैटेलाइट व्यू, एक और सैटेलाइट व्यू इसी तारिम बेसिन का, नेक्स्ट अगले पिक्चर में ये तारिम बेसिन का ही सैटेलाइट व्यू है। और ये मैं आप उस मरुस्थल में सड़क के बारे में बात कर रहा था, और उसके चारों ओर, इसके दोनों तरफ ग्रीनरी के बारे में बात कर रहा था। तो ये ग्रीन वॉल जो है चाइना ने बनाई है, और ये ग्रीन वॉल जो है चाइना के पूरे पश्चिमी पार्ट को, यानी यहाँ से जो सड़क है पूरे पश्चिमी पार्ट को पूर्वी भाग से जोड़ती है। तो विश्व की सबसे लंबी मरुस्थलीय मार्ग से निकलने वाली सड़क ये बनाई है। चलिए नेक्स्ट है मैदानी प्रदेश, चीन के मैदानी प्रदेश। तो चीन के जो मैदानी प्रदेश है, चीन के मैदानी प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है नॉर्थ चीन का मैदान या हुआंगहो नदी का मैदान। ये आप देखिए, ये है नॉर्थ चीन का मैदान। 200 से 300 मीटर की इसकी ऊंचाई है। हुआंगहो यहाँ की सबसे प्रमुख और बड़ी नदी है, उपजाऊ मैदानी भाग है, और चीन की मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो इसी पार्ट में ही निवास करती है। यहाँ तक कि चीन की राजधानी जो है वो भी इसी भाग में ही मौजूद है। तो ये हांगहो नदी का मैदान जो है, जो कि गोबी मरुस्थल से, लोएस पठार से होकर बहती हुई यहाँ इस नॉर्थ प्लेन में से होकर बहती है, और अंत में जाकर पूर्वी चीन सागर में हांगहो नदी गिर जाती है, यानी येलो नदी। तो वो ये नॉर्थ चाइना का मैदान कहलाता है, हांगहो नदी का मैदान। फिर दूसरा है चांगजियांग या यांगसीकियांग का मैदान। तो इसी के दक्षिण में ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसके दक्षिण में ही, यानी क्यूलिंग जो माउंटेन्स है, इस क्यूलिंग माउंटेन्स का ये दक्षिणी भाग, ये है चांगजियांग और यांगसीकियांग का मैदान। इसका पश्चिमी पार्ट जो है सिचुआन बेसिन कहलाता है, पश्चिमी पार्ट इसका सिचुआन बेसिन कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा ये चांगजियांग या यांगसी नदी का मैदान है। और तीसरा जो मैदानी भाग है वो है सीकियांग मैदान एवं डेल्टा। तो ये जो आप दक्षिणी भाग देख रहे हो, ये नानलिंग पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ये जो पार्ट देख रहे हो, ये एक छोटा मैदान है, सीकियांग नदी का मैदान। और सीकियांग नदी दक्षिणी चीन सागर में गिरते हुए अपने डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो ये थर्ड है, थर्ड यानी सीकियांग नदी का मैदान। और जो चौथा मैदानी भाग है वो है चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में मंचूरियन मैदान। तो ये देखिए आप, उत्तरी पूर्वी भाग, चीन का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग में नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। तो ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो, ये है मंचूरियन मैदान। इसके एक और ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी है, यानी पश्चिम की ओर इसके ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर की ओर लिटिल खिंगन पर्वत श्रेणी है, और इसके पूर्व की ओर ये चांगवाई माउंटेन्स मौजूद है। तो इनसे घिरा हुआ है मंचूरिया का मैदान। तो ये चीन के मुख्य धरातलीय भाग हुए। तो चीन को हमने 3 धरातलीय संरचनाओं में हमने विभाजित किया। एक तो चीन में पर्वतीय प्रदेश हैं, तो चीन में 2 तरह के पर्वतीय क्रम मिलते हैं, एक तो टर्शरी कालीन पर्वत, और दूसरे जो है वो है हर्सिनियन कालीन पर्वत। तो चीन के जो उत्तरी पार्ट है, ग्रेट खिंगन पर्वत जो है ये, या अल्टाई माउंटेन्स है, या थियान शान माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स जो हैं ये हैं शान पर्वत श्रेणी है, या याबा लोनोवी पर्वत श्रेणी है, खंगोई पर्वत श्रेणी है। ये सारे के सारे वारिस्कन या हर्सिनियन क्रम के पर्वत हैं।
और जो दक्षिण में मौजूद पर्वत हैं, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मौजूद पर्वत हैं, ये हिमालयी पर्वतीकरण के टाइम में ये बने थे, जिनमें काराकोरम पर्वत श्रेणी हो गई, कुनलुन पर्वत श्रेणी हो गई, या ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स हो गई, या तिब्बत प्लेटो का जो पार्ट है, ये तिब्बत प्लेटो का पार्ट भी उसी टाइम बना था। अल्टाई टाग हो गया, नानशान हो गया, ये सब के सब उसी समय के बने हुए पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये चीन के और दूसरा हमने जो पार्ट किया वो पठार और बेसिन किए। पठार में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, उसी के पूर्व में यूनान का पठार है, और बेसिन्स जो हैं और इसके उसी यानी तिब्बत पठार के पूर्व की ओर लोएस का पठार है, और उससे उत्तर की ओर लोएस पठार के उत्तर की ओर गोबी मरुस्थल से जस्ट उत्तर की ओर मंगोलिया पठार मौजूद है। और बेसिन में अल्टाई पर्वतों और ध्यानशान पर्वतों के बीच में जुंगारियन बेसिन, और ध्यानशान और कुनलुन पर्वतों के बीच में तारिम बेसिन, और नानशान और जो सिंगलिंगशान पर्वत है उनके बीच में मौजूद है सेदाम बेसिन। तो ये कुछ बेसिन मौजूद हैं चाइना में, और लोइस जो पठार है वो लोइस पठार एक बालू मिट्टी के पठार के रूप में मौजूद है। तो ये पठार और मैदान और बेसिन हुए। और तीसरा हमने किया इसमें मैदानी प्रदेश, जो कि चीन के पूर्वी भाग में मौजूद है, जिनमें नॉर्थ चाइना का मैदान, उत्तर पूर्व के अगर देखें तो उत्तर पूर्व में मंचूरियन मैदान, फिर नॉर्थ चाइना के मैदान के दक्षिण और पश्चिम में है चांगजियांग और यांगसीकियांग का मैदान, और सबसे दक्षिणी पार्ट में मौजूद है नानलिंग पर्वतों के दक्षिण में सीकियांग नदी का मैदान। ये चीन के धरातलीय प्रदेश हुए। तो उम्मीद है कि आपको चीन के धरातल के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिली होंगी। तो आप जो है अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को देखते रहें, और अपने आसपास जो है जरूर पेड़ लगाइए, और जो लगे हुए हैं उनकी देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच।